हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि अब तक आप लोगों को पता शायद चल गया होगा, अगर आप लोग मेरी हिंदू वाली क्लास देखते हैं या कहीं से भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, कि 6 से 9 जून के बीच में यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए थे। यूरोपीय संसद के, यूरोपियन यूनियन की आप अपनी एक संसद है, उस यूरोपीय संसद के चुनाव हुए थे। और इस संसद इसके परिणाम अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कागज से चुनाव होता है। 27 देशों में, जो EU के 27 देश हैं, उन सभी में एक साथ चुनाव होता है। इस कारण से क्या होता है, गणना में समय लगता है, धीरे धीरे परिणाम सामने आते हैं, लेकिन परिणाम और रुझान आने शुरू हो गए हैं। और इस बात में कोई संदेह अब नहीं है कि जो अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का यूरोपीय संसद में जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने वाला है। यानी कि अब तक जो एक, आप ये मान सकते हैं कि अभी भी इनका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था, लेकिन अपेक्षाकृत जो एक आपकी केंद्रीय और थोड़ी सी वामपंथी जो दल थे, जो सेंटर लेफ्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उन दलों के पास ज्यादा शक्ति थी। लेकिन अब ये शक्ति जो है धीरे धीरे जो आपके सेंटर राइट दल हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब इस वीडियो में अगले 5-10 मिनट में, 10 मिनट लगेंगे इस वीडियो में, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया क्या है और इस परिवर्तन का क्या प्रभाव आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो इस चर्चा के पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है उस पर लगी है सेल। आपको अभी यह बैच AJ लाइव कोड लगा के 25,999 रुपए में मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है इसमें फीडबैक मिलेगा, आपका डेली आंसर चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार ये चर्चा शुरू करते हैं और इस बात को समझते हैं कि यार ये पूरे मामला है क्या। तो देखिए, जून 6 से 9 जून के बीच में ये समय दिया गया था, 6, 7, 8 और 9, 4 दिन का समय दिया गया था। 6 से 9 जून के बीच में 27 देशों में मतदान देखा गया। 27 देशों में मतदान हुआ और कुल मिला के 51% लोगों ने वोट डाले। 51% वोट डले। भाई, मतदान का प्रतिशत जो है वो 51% रहा। याद रखिएगा, यूरोप के हर देश का नागरिक जो है वो इसमें वोट डाल सकता है। और इसमें जो है ये देखा गया कि जैसा कि आपको मैंने बताया, दक्षिणपंथी अति राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं और गठबंधन जो हैं, आपको मैं बता दूंगा ये चुनाव होते कैसे हैं, चिंता मत कीजिएगा। जो अब तक ये परिणाम आए हैं उसमें दक्षिणपंथी अति राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं उनको बढ़त मिल गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि यह बात भी याद रखिए कि इस चुनाव के पहले, जैसे भारत में एग्जिट पोल होते हैं ना, ऐसे ही इस चुनाव के पहले भी भाई बड़े सारे अनुमान, पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि इनको सिर्फ बढ़त नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी। तो वैसी भी कोई बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, अपेक्षाकृत इनको फायदा हुआ है। भाई, जैसे भारत में नहीं हुआ था कि यह कहा गया था कि बीजेपी 400 सीट जीत जाएगी, ये सब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी चुने सरकार बनाई, लेकिन अपेक्षाकृत सीटें उतनी नहीं आई। वही सेम चीजें यहां पर है। ये जो अति राष्ट्रवादी दल जो है, उनके गठबंधन जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके पक्ष में बहुत बड़ी लहर है, लेकिन ऐसी कोई लहर देखने को नहीं मिली। हालांकि उनको लाभ जो है निश्चित तौर पे देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो भाई अब इसमें जैसे आप देखेंगे, एक सेंटर राइट जो पार्टी है, जब मैं कुछ पार्टियों के नाम यहां लिखकर लाया हूं, यूरोपियन पीपल्स पार्टी। अब याद रखिएगा, ये पार्टियां कैसी बनती हैं, अनेक देशों की पार्टियां आपस में मिलकर विचारधारा के आधार पर गठबंधन बनाती हैं और नई पार्टी का गठन करती हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रुप हैं जो यूरोपीय संसद में पाए जाते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो माना जाता है वो यूरोपियन पीपल्स पार्टी माना जाता है। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के पिछली वाली संसद में 176 सदस्य थे। याद रखिएगा, कुल मिला के इसमें तो 176 सदस्य थे, लेकिन इस बार उनके 186 सदस्य होने की बात कही जा रही है। तो 10 सदस्यों का लाभ इसको देखने को मिल रहा है। एक आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी, ये फ्रांस की जो मरीन लेपेन, फ्रांस की जो बहुत अतिवादी नेता है मरीन लेपेन, उनकी पार्टी का एक के नेतृत्व वाला गठबंधन है आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी। ये भी एक
समूह है आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी। ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन को इसको मिली हैं 58 सीटें, यानी कि इनको 9 सीटों का लाभ आपको यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की जो राष्ट्रपति हैं, उनकी यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, उनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली, लेकिन उन्होंने अनेक दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप। कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप को भी 73 सीटों पर सफलता मिली है। तो आप देख सकते हैं इनमें 10 सीटों का फायदा हुआ है, इस वाले समूह को जो है 9 सीटों का फायदा हुआ है, और जॉर्जिया मेलोनी वाले समूह को भी 4 सीटों का फायदा हुआ है। तो दक्षिणपंथी जो भी समूह हैं, सबकी सीटों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि भाई अब जो है ये पूरा समूह जो है, इसमें पूरे यूरोपीय संसद में दक्षिणपंथी पार्टियों का ज्यादा से होगा, उनको ज्यादा अपनी बातें रखने का अवसर मिलेगा, उनकी वो जो है यूरोप की नीतियों को ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। देखिए, यूरोपीय संसद का जो कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए कि यूरोप के देशों को इस बात की समझ है कि हम इन देशों में सब में अपनी अपनी सरकार है। ऐसा नहीं है कि बस एक यूरोप की सरकार होती है और इनकी अपनी कोई सरकार नहीं है। इटली में अपनी सरकार है, फ्रांस में अपनी सरकार है, लेकिन इन सभी देशों ने क्या किया है, कुछ चीजों में अपनी संप्रभुता को इकट्ठा करके एक यूरोपीय संप्रभुता भी बनाई है। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था, और बहुत अच्छा सवाल था ये, कि अगर आप ऐसे समूह में शामिल होते हैं तब तो आप अपनी संप्रभुता थोड़ी कम कर रहे हैं ना। और ये जवाब बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे यूरोपियन यूनियन जैसे किसी समूह में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्या करते हैं, अपनी आंशिक संप्रभुता आप इस ग्रुप को सरेंडर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी समझौता होता है, तो भारत जैसे मान लीजिए कोई विदेशी समझौता साइन करता है, तो हमें किसी दूसरे देश की अनुमति की जरूरत नहीं होती। अगर हमें मान लीजिए किसी देश को मदद देनी है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमको देना है तो हम देंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपको यूरोपीय संसद से यह प्रस्ताव पारित कराने पड़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो आपने अपनी संप्रभुता का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप की संसद को दे दिया और आपने उनके आगे यह सरेंडर कर दिया। इसका कारण यह है कि आपको लगता है कि यूरोप जो है एक संगठन के तौर पे ज्यादा शक्तिशाली है, वो एक संगठन के तौर पे उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, उसकी क्षमता ज्यादा है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा यूरोपीय संसद में करीब 720 सदस्य होते हैं और इसमें जो हर देश को सदस्य आवंटित हैं, जो कि हमें कहते हैं डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। इसका क्या मतलब होता है आपको मैं बताऊंगा। डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि आपकी जनसंख्या के अनुपात में तो हैं, लेकिन छोटे देशों को ज्यादा सदस्य दिए गए हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए, मैं एकदम रैंडम एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको एक देश है जिसकी जनसंख्या 100 है, ठीक है, और एक देश है जिसकी जनसंख्या 10 है। मान लीजिए ऐसे 2 देश हैं, तो अगर आप बराबर प्रोपोर्शनैलिटी रखते और आप मान लीजिए आपने नियम बनाया कि हर 5 नागरिकों पे एक सांसद चुना जाएगा, आपने मान लीजिए ऐसा नियम बना दिया, तो कंट्री ए जो है वो तो अब 20 सांसद चुनेगी, क्योंकि भाई 100 लोग हैं इनके पास, और कंट्री बी जो है वो केवल 2 सांसद चुनेगी, क्योंकि इनके पास केवल 10 ही की जनसंख्या है। तो बेटा ये तो हो गई सामान्य प्रोपोर्शनैलिटी, जो आपकी नॉर्मल प्रोपोर्शनैलिटी है। आपकी नॉर्मल अनुपातिकता जो है वो ये कहती है कि जिस देश के 100 लोग हैं वहां से 20 सांसद आएंगे, जहां पे 10 लोग हैं वहां पे 2 सांसद आएंगे। आपकी जो डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी होती है बेटा, वो क्या कहती है कि जिन देशों की जनसंख्या कम है, आप प्रयास ये करते हो कि वहां से थोड़े से ज्यादा लोग आ जाएं। तो बड़े देशों में, जैसे जिस देश में मान लीजिए आबादी 100 है, उसमें आप कह दोगे हां 5 में से 1 आदमी चुना जाएगा, सही बात है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसा कह दोगे कि अगर आपकी आबादी 10 है तो आपके हम 2.5 पर ही एक आदमी, आप मान लीजिए आपके 2.5 नागरिक पर ही एक सांसद हो जाएगा, तो आपके यहां से 2 नहीं 4 सांसद
पद चुने जाएंगे। यानी कि अनुपात जो है वो छोटे देशों के लिए थोड़ा बेहतर किया जाता है, ताकि छोटे देश जो है वो बड़े देशों के बोझ तले दब ना जाएं। ऐसा ना हो जाए कि बस बड़े देश के ही लोग आ रहे हैं और बड़े देश का इतना प्रचंड बहुमत है कि छोटे देश को तो बेचारे को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा। इस प्रकार की व्यवस्था जो है, डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी जो है, वो यहां पर लगाई जाती है। आमतौर पर देशों के जो राष्ट्रीय दल है वही ये चुनाव लड़ते हैं और भाई वो अलग अलग प्रकार के गठबंधन बनाते हैं, सहयोगी समूह बनाते हैं, लोग उनके लिए वोट करते हैं। अभी वर्तमान में ऐसे 7 प्रमुख समूह हैं और आज तक किसी समूह को यहां पर बहुमत मिला नहीं है। भाई चुनाव हुए हैं बहुत बार, लेकिन किसी भी समूह को आज तक बहुमत यहां पर मिला नहीं है। इस बार यह कहा जा रहा है कि यह जो अति राष्ट्रवादी शक्तियों की यहां पर जीत हुई है, इसके कारणों की अगर व्याख्या करी जाए तो इसके कारणों में से प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। एक तो माइग्रेशन, एक जो बताया जा रहा है कि भाई विस्थापितों का आना, इसको लेकर यूरोप में यह माना जा रहा है कि यूरोप में आमतौर पे जनमत जो है वो विस्थापितों के आने के विरुद्ध है। लोगों को लगता है कि विस्थापित जो खास तौर पे गैर कानूनी तौर पे विस्थापित आ रहे हैं वो अवसरों को छीन रहे हैं, वो देशों की संस्कृतियों को खराब कर रहे हैं और देश जो है इन पर रोक लगाना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी वामपंथी दल हैं वो इस बात में थोड़े से लिबरल हैं, थोड़े से उदारवादी हैं, इसलिए धीरे धीरे विस्थापितों का मुद्दा यूरोप में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा, देखिए लोग विस्थापितों के भी खिलाफ तब ज्यादा होते हैं जब आर्थिक संकट होता है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था बढ़िया करती रहे तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, विस्थापित भी आ रहे हैं तो भी। ठीक है, तो आर्थिक संकट जो है यूरोप में अधिकांश देशों में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक संकट किसी ना किसी स्वरूप में जरूर आया है। ठीक है, यूरोप में पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। तो इन कारणों से जो है देशों ने क्या किया है, देशों ने आमतौर पर जो ज्यादा अति राष्ट्रवादी एक सोच है उसको विजय प्रदान करी है। तो अभी तक ये परिणाम आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके पॉलिसी रिपरकशंस क्या होते हैं, इसके नीतिगत प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, उस पर भी मैं आपसे किसी अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 15 तारीख तक के लिए उस पर सेल लगी है, क्षमा कीजिएगा, 15 तारीख तक के लिए उस पर सेल लगी है। आप AJ लाइव कोड लगाकर 25,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली इवैल्यूएशन मिलेगा, डेली फीडबैक मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।